हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट 5 का लेक्चर 2 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मैथमेटिक्स 1 का फुल सिलेबस फ्री मिलेगा और फुल सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सभी यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेंगे। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री मटेरियल में जाना है और फ्री मटेरियल के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब ये हमारा यूनिट नंबर 5 का कंप्लीट सिलेबस है और इस सिलेबस को मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स को कवर किया था। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया था और बेसिक्स को पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 5 को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक बार फिर से यूनिट नंबर 5 का सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 5 का पहला टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों पढ़ना है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करने के लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसके अंदर भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले क्यों पढ़ना है, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम यूनिट नंबर 5 के मैक्सिमम टॉपिक को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यूनिट नंबर 5 के अंदर एक ही टॉपिक ऐसा है, केले हैमिल्टन थ्योरम, जिसके अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं होगा। बाकी सभी टॉपिक के अंदर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो अब यहां पर क्लियर हो चुका है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है और अप्लाई करना सीखना है। आज के लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और इनको अप्लाई करना भी हम सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखेंगे और इनको यूज करके हम मैट्रिक्स के इनवर्स को भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 में सिलेबस का पहला टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बेसिस को कवर किया था, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5 को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कहते हैं, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के हैं, एलिमेंट्री कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स के रो में अप्लाई होते हैं उनको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स के कॉलम में अप्लाई होते हैं उनको एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? तो एक्चुअल में ये 3 रूल हैं
जिनको हम मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आज के लेक्चर में हम इन तीनों रूल को, ट्रांसफॉर्मेशन के तीनों रूल को अच्छे से समझेंगे और इनको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो 3 रूल हमारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं और 3 रूल ही हमारे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। क्लियर है? तो 1 बाय 1 तीनों को, यहां पर तीनों के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। देखो ये रूल नंबर 1 है, ये हमारा रूल नंबर 2 है और ये हमारा रूल नंबर 3 है। तीनों रूल के कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद इनको अप्लाई करना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे पहले। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पहला रूल है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे यहां पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है ना। तो यहां पर मान लीजिए हमें 3 के प्लेस पर 1 चाहिए। मान लेते हैं कि हमें 3 के प्लेस पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि 3 के नीचे कहीं पर 1 है क्या? तो आपने 3 के नीचे देखा तो आपको 1 दिखाई दे रहा है। 3 के नीचे आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो देखो ये 3 कहां पर है? R1 रो में, और ये 1 कहां पर है? R3 रो में। तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने पर ये 1 यहां चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो आपको यहां पर 1 चाहिए था, आपको 1 मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? दूसरा, मान लीजिए आपको यहां पर 3 के प्लेस पर 2 चाहिए। तो देखो 3 के नीचे आपको 2 भी दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर 3 के प्लेस पर 2 चाहिए तो 2 कौन सी रो में लिखा है? 2 लिखा है R2 रो में। तो आप क्या कर सकते हैं? R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, केवल एलिमेंट, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को 1 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। जब भी आप इंटरचेंज करेंगे पूरी रो को इंटरचेंज करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी दो रो मैट्रिक्स की आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको 3 के प्लेस पर अगर आपको 1 चाहिए तो आप R1 और R3 को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। और जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आप लिखेंगे कैसे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो आपको लिख करके दिखाना है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? R1 रो को इंटरचेंज कर रहा हूं R3 रो के साथ में। तो ये आपके लिखने का तरीका होगा। ये हमारा इंटरचेंज का क्या हो गया? सिंबल हो गया। तो R1 को R3 के साथ क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा। इंटरचेंज करने के बाद अब हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। न्यू मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी? A। अब देखिए जब आप दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो आपको न्यू मैट्रिक्स मिलती है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब हमें ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो अब आप इक्वल की जगह पर ये सिंबल लगाएंगे तो अब आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी ए के। तो देखो अब मैं यहां पर इसको अप्लाई कर रहा हूं, मैं दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि R1 के प्लेस पर R3 आ जाएगा, R1 के प्लेस पर R3 आएगा। तो चलिए यहां पर मैं R3 को R1 के प्लेस पर लिख देता हूं, 1 -1 और +1। देखो R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो R2 सेम रहेगी, 2 -3 और प्लस का 4, नो चेंज। R2 में कोई चेंज नहीं है। R3, अब देखो R3 के प्लेस पर R1 आएगा, 3 -1 और प्लस का 1, ये लीजिए हो गया। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि हम मैट्रिक्स की कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यही सेम रूल आप कॉलम में भी लगा सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसी रूल को हम कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको 3 के प्लेस पर 1 चाहिए और आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना, 3 के आगे देखो कहीं पर 1 है क्या, 3 के आगे कहीं पर 1 है क्या, तो आपको यहां पर 3 के आगे 1 दिखाई दे रहा है ना। तो देखो आपको क्या करना, 3 के प्लेस पर 1 लाना। 3 कौन से कॉलम में? C1 में। 1 कौन से कॉलम में? C2 में। तो आप C1 और C2 को आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। या फिर आपको 3 के प्लेस पर 4 लाना है तो आप C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
है ना। अब इंटरचेंज करने के बाद लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए मुझे यहां पर 1 लाना है, तो क्या करूंगा मैं, C1 को इंटरचेंज कर दूंगा, C1 को इंटरचेंज कर दूंगा C2 के साथ में, और C1 को C2 के साथ में इंटरचेंज करके जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो यहां पर दोनों कॉलम को मैं चेंज कर देता हूं, C2 कॉलम को मैं C1 में लिखूंगा, तो 1 -3 और -1, उसके बाद C1 C2 में चला जाएगा, 3 2 1, और C3 में नो चेंज, तो यहां पर नो चेंज, 4 4 और 1, ये लीजिए हमें मिल गए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स के अंदर हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दो कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए मुझे यहां पर 3 के प्लेस पर 5 चाहिए और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो देखो 3 के नीचे कहीं 5 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब अगर 3 के नीचे 5 नहीं दिखाई दे रहा और आपको यहां पर 5 बनाना है, तो अब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपके पास आगे वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको आप अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पहला रूल है, ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर नीचे लिखा है ना, या वो नंबर इसके आगे लिखा है, तभी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड नंबर नहीं लिखा है तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पर अप्लाई होता है तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचें, क्योंकि अगर ये अप्लाई हो गया तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप मैट्रिक्स की किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी रो को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। मतलब आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जीरो को छोड़ करके आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो कर सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही। सेम रूल कॉलम में भी है कि आप कॉलम के अंदर किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं कि लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमारे पास R1 R2 एंड R3 तीन रो हैं। अब मान लीजिए आपको 4 के प्लेस पर 2 बनाना है। क्या बनाना है, 4 के प्लेस पर 2 बनाना है। तो देखिए आप इसको 2 मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना। देखो 4 किस में लिखा, R2 में। तो सबसे पहली बात आपको कौन सी रो में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, R2 में। ठीक है, तो जब आप चेंज करते हैं किसी एक रो में तो इस तरह का सिंबल बनाते हैं, ये चेंज का सिंबल है, इसमें एरो एक ही साइड लगाएंगे, इसका मतलब होता है R2 में चेंज। अब आप R2 में क्या चेंज करना चाहते हैं, आप इसको 2 बनाना चाहते हैं, तो ये 2 कैसे बनेगा, जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 4 का 2 कब बनेगा, अगर आप 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 2 बन जाएगा। याद रखना, आप जो भी ऑपरेशन लगाएंगे पूरी रो में या पूरे कॉलम में लगाएंगे, किसी एक एलिमेंट में नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन यहां पर लगा दूं तो मुझे यहां पर 2 मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगी, तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी जो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। इक्विवेलेंट का सिंबल लगाएंगे। देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो R1 को सेम कॉपी करेंगे, 1 4 और 8। R2 में चेंज है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस रो को 2 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा 2, ये आएगा -1 और ये आएगा +2। उसके बाद R3 में कोई चेंज नहीं है, 4 -1 एंड प्लस का 1 क्लियर हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपको यहां पर 1 की जगह 5 बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऑपरेशन भी बहुत इजी है,
आपको लग रहा होगा बहुत इजी है ना। चलिए, और इजी है भी। अब इसी को आप कॉलम में भी लगा सकते हैं, कॉलम में भी सेम है। आप किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। ये 3 कॉलम हमारे पास है, 3 कॉलम हमारे पास है। अब मान लीजिए आपको इस 6 के प्लेस पर 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो आप 3 मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। देखिए कैसे। आपको क्या करना होगा, आपको देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये 6 कौन से कॉलम में आ रहा है? C3 में आ रहा है। तो आपको यहां पर C3 में चेंज करना है, C3 में चेंज करना है। और क्या चेंज करना है भाई? ये 3 कब बनेगा? जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं C3 को, तो यहां पर मेरे पास 3 बन जाएगा, है ना। तो फाइनल मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी? देखिए, अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो A के ही क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। तो इसमें आप देखिए C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में भी कोई चेंज नहीं है। तो C1 में नो चेंज, 1 3 5। उसके बाद C2 में नो चेंज, 5 -3 और -1। C3 में 2 से डिवाइड करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ये लीजिए, ऑपरेशन हमने यहां पर लगा दिया। तो ये जो हमारा रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 इजी है, लेकिन इस रूल को हम सभी जगह पर अप्लाई नहीं करते हैं। देखो मेरी बात को समझना, जो पहला रूल है अगर ये कहीं पर अप्लाई हो रहा है तो हम 100% इसको अप्लाई करेंगे, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 2 जो है ये सभी जगह पर अप्लाई हो जाता है, मैक्सिमम जगह पर ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन हम इसको अप्लाई सभी जगह पर नहीं करेंगे। मतलब ये एक ऐसा रूल है जो आप सभी जगह पर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह पर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अप्लाई करने से कई बार हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो इस रूल को हम वहीं पर अप्लाई करेंगे जहां पर हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। अब आप सोचेंगे सर कैसे पता चलेगा कहां पर अप्लाई करना है और कहां पर अप्लाई नहीं करना है? तो यह भी आपको पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस रूल को कहां पर अप्लाई करना है और कहां पर अप्लाई नहीं करना है। बस आपको यह याद रखना कि इस रूल को सभी जगह पर अप्लाई नहीं करना है। रूल नंबर 1 को आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर वो अप्लाई हो सकता है। क्लियर है ना? अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका यूज सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा होगा। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कहीं पर 1 बनाना है या कहीं पर 0 बनाना है, 1 बनाना है और 0 बनाना है, तो देखिए आप 1 रूल नंबर 2 से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस रूल को सभी जगह पर अप्लाई नहीं करना। कहीं पर अप्लाई करेंगे, कहीं पर नहीं करेंगे, है ना। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए 0 बनाना है, तो देखो 0 तो इस रूल से कभी भी नहीं बनेगा। रूल नंबर 2 से कभी भी 0 नहीं बनेगा। 1 तो बन भी सकता है, 0 कभी नहीं बनेगा। क्लियर है? और जो रूल नंबर 1 है, इस रूल से 0 तभी बनेगा जब 0 कहीं ऑप्शन में हो। भाई मान लीजिए आपको यहां 0 चाहिए लेकिन इसके नीचे 0 है ही नहीं, तो आप इस रूल से 0 नहीं बना सकते। और हमें क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम जगह पर 0 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूल नंबर 3 का मैक्सिमम यूज 0 बनाने के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस रूल का 70% यूज 0 बनाने के लिए होता है और 20% यूज 1 बनाने के लिए होता है, और बस 10% ही हमें कुछ और इससे बनाते हैं। क्लियर है? तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है 0 बनाने के लिए। अब इसको समझते हैं, ये रूल है क्या? ये रूल है क्या? बहुत इजी है, बस एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए रूल क्या कहता है, पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ ए रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। ये रूल आपसे ये कहता है कि आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से देखो, k नॉट इक्वल टू 0 लिखना, इसका मतलब क्या है कि k जो है वो नॉन जीरो नंबर है ना। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर 3 रो हैं, R1 R2
R3। क्लियर है? अब मान लीजिए मुझे यहां पर जीरो बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर जीरो बनाना है इस रूल की हेल्प से। तो देखो यहां पर जीरो कैसे बना सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आपको जीरो बनाना है तो आप रूल 1 नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटरचेंज करके जीरो नहीं बन रहा है। क्लियर है? आप कोई आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करें और ये जीरो बन जाए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये जीरो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हमें यहां पर रूल 3 पे आना पड़ेगा इसको जीरो बनाने के लिए। अब देखो रूल 3 कैसे अप्लाई होगा, ध्यान देना जरा। मुझे यहां पर जीरो बनाना है, ये 2 कौन सी रो में, R2 में। इसका मतलब मुझे R2 में चेंज करना पड़ेगा। और मैं क्या चेंज करूंगा, देखो मुझे इसको जीरो बनाना है। ये जीरो कब बनेगा, ये 2 है। अब आप 2 का जीरो कब बना सकते हैं, जब आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तब ये जीरो बन सकता है। अगर आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो जीरो बन सकता है। अब दिक्कत ये, यहां पर तो 2 है, किसी और रो में 2 है नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो यहां पर 1 दिखाई दे रहा है, आप इस 1 का 2 बना सकते हैं। कैसे? R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब सबसे पहला काम आपको यह करना है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा। तो हमें यहां पर 2 चाहिए, 2 हमें मिल गया। तो देखो यहां पर भी 2 हो गया, यहां पर भी 2 है। अब मैं इसको जीरो बना सकता हूं। कैसे? देखो बहुत सिंपल है, यहां पर 2 है R1 में, तो आप क्या करेंगे, R2 रो में से माइनस कर देंगे R1 रो को। देखो यहां पर जब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना, R2 में से R1 को माइनस करना है, तो ये जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरो। अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, देखिए। तो हमें क्या करना है, R2 में से 2R1 को माइनस करना है। और याद रखना चेंज किस में होगा, R2 में। देखिए चेंज हमेशा उसमें होगा जो लेफ्ट साइड में लिखा होगा। तो R2 में चेंज होगा और हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी जो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। अब ध्यान से देखो, R1 में नो चेंज, तो अगर कोई चेंज नहीं है तो कॉपी कर दो, 1 2 4। R2 में चेंज है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, ध्यान से समझना। R2 में चेंज करना तो सबसे पहले आप R2 रो को रफ में सेपरेट लिख लेना, 2 -3 और 4। 2 -3 और 4 मैंने अलग लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, R2 में से 2R1 को माइनस करना है। तो 2R1, देखो ये R1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। और हमें करना क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाले नंबर्स को माइनस करना है। तो आपको मालूम है जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ऐड कर दो, तो ये 0, ये -7 और ये आपका -4। तो 0 -7 4 आ जाएगा, 0 -7 एंड -4। देखो मुझे यहां पर 0 बनाना था, मैंने 0 बना दिया इस रूल को यूज करके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे R3 रो में हमारा कोई चेंज नहीं है, तो R3 को सेम लिख कॉपी कर देंगे, नो चेंज, नो चेंज। तो यहां पर आ जाएगा 5 -1 और प्लस का 1। ये लीजिए। अब आपको ये ऑपरेशन थोड़ा समझ में आया होगा। देखो ये जो तीनों के तीनों ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपको 100% समझ में तब आएंगे जब हम इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे 100% ये क्लियर नहीं हो सकते। क्योंकि अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। चलिए अब इसी सेम रूल को हम कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास C1 कॉलम, ये हमारे पास C2 कॉलम, ये हमारे पास C3 कॉलम है ना। अब देखो मान लीजिए मुझे यहां पर 0 बनाना है, 4 के प्लेस पर क्या बनाना, 0 बनाना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मैं आसानी के साथ 0 बना सकता हूं। देखो कैसे, मुझे यहां पर 1 दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, अगर मैं 4 में से 4 को माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा। मुझे यहां पर 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, C1 कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और C3 में से माइनस कर दूंगा। कैसे? देखो लिखेंगे कैसे। हमें क्या करना है, C3 कॉलम में चेंज करना है, C3 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, हमें C3 में चेंज करना है।
हमें 4 में से 4 को माइनस करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, C3 में से -4 टाइम्स ऑफ C1 को माइनस करना है। मतलब C1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद C3 में से माइनस कर दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए बना के देखते हैं। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ए के ही इक्विवेलेंट होगी। देखो C1 कॉलम में नो चेंज, C2 कॉलम में नो चेंज, तो कॉपी कर देता हूं, 1 2 2, उसके बाद 2 -3 -1। अब यहां पर चेंज होगा। अब क्या करेंगे, अगेन इस कॉलम को आप सेपरेट लिख लीजिए। यहां पर लिख लेता हूं मैं 4 4 1। देखो 4 4 1 को मैंने ऐसे लिख दिया हॉरिजॉन्टल। अब मुझे क्या करना है, C3 में से माइनस करना है किसको, 4 टाइम्स ऑफ C1 को। तो पहले C1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिखो। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। अब क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज कर दो, ये लीजिए साइन चेंज हो गए। तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा -4, ये कितना आ जाएगा -7। तो 0 -4 एंड -7, तो हमारा यहां पर ऑपरेशन अप्लाई हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड वाला जो रूल है वो कैसे अप्लाई करना है। तो अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, लेकिन अब हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देना जरा। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस अ गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है क्या होती है, लेकिन आपको इक्लियन फॉर्म नहीं पता। इक्लियन फॉर्म नहीं पता तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम रैंक कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स की, तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या हैं, हम मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। तो इक्लियन फॉर्म क्या होती है और मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम रैंक पढ़ेंगे। क्लियर है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये भी आपने अब तक नहीं पढ़ा, लेकिन रैंक के अंदर हम नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स की जब हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं, तो रैंक को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है डिटरमिनेंट मेथड, एक होता है इक्लियन फॉर्म मेथड, एक होता है नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो जो डिटरमिनेंट मेथड है उसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करते, लेकिन इक्लियन फॉर्म मेथड में और नॉर्मल फॉर्म मेथड में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। आगे चल के जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी हम मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्लियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह तो हम आज के लेक्चर में ही सीख लेंगे, लेकिन इक्लियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह हम आगे चल के सीखेंगे जब हम रैंक को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? रैंक को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। बोलो बात समझ में आ रही है? तो रिड्यूस ए गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहां पर सीख लेते हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब यहां पर भी हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और कॉलम भी होता है। तो इसका मतलब हम मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम दोनों को सीख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ऐसी मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं 2 5 7 6।
ये हमारे पास क्या है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। भाई सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है और हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो कैसे करेंगे अब जरा ध्यान से समझना। देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर सिखाने जा रहा हूं कि क्या आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए। देखिए जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको स्टेप के सीक्वेंस बताऊंगा, अगर आप यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आपके क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप भी मिनिमम होंगे। तो ध्यान से समझना करना क्या है। अभी मैं आपको केवल प्रोसीजर बता रहा हूं, करना कैसे है ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस 2 के प्लेस पर 1 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है आपको इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 ऑर्डर की, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है। इस 2 को देखिए जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। इस 2 को आपको 1 बनाना है। अब इस 2 को 1 कैसे बनाना है ये हम क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आप नीचे वाली रो की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर 1 बनाना है। जब आपका 2 के प्लेस पर 1 बन जाएगा उसके बाद आपको 5 के प्लेस पर 0 बनाना है। 5 की जगह पर क्या बनाना है, 0। और मतलब आपको यहां पर 0 बनाना है और इस 0 को बनाने के लिए आप इस 1 की हेल्प लेंगे। देखो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको 2 की जगह पर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप नीचे वाली रो की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जब आपका 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से आपको इसके नीचे 0 बनाना है। 1 की हेल्प से ही 0 बनाना, याद रखना। चलिए आपका ये 0 बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है। इस पोजीशन पर क्या करना है, 1 बनाना है। चलिए अब देखो जब आप इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे तो सीधी सी बात है इसके नीचे कोई और रो तो है नहीं, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। देखो इसको 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नीचे वाली रो की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन इसको 1 बनाने के लिए हम केवल मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कोई और रो नहीं है। इसकी पोजीशन पर 1 बनाने के लिए हम ऊपर वाली रो की हेल्प कभी नहीं लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 बनाने के लिए नीचे वाली रो की हेल्प ले सकते हैं, ऊपर वाली रो की हेल्प नहीं ले सकते। तो ये 1 बन जाएगा और जब ये 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से आप इस पोजीशन पर 0 बनाएंगे और ऐसा करने से आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहां पर 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। उसके बाद आपको यहां पर 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। यह सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो कभी ना तो गलती होगी और ना ही आपके क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने बात करी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की। मान लीजिए हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मुझे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या सीक्वेंस फॉलो करने, अब सीक्वेंस को ध्यान से समझना। देखिए सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है कि इस पोजीशन पर जो भी नंबर लिखा है उसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएंगे, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर नीचे वाली रो की हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पर इस पोजीशन पे सबसे पहले 1 बनाना है।
चलिए 1 बन गया। जब ये 1 बन जाएगा तो इसी 1 की हेल्प से नीचे के दोनों नंबर आपको 0 बनाने हैं। इस 1 की हेल्प से नीचे के दोनों नंबर आपको क्या बनाने हैं? 0 बनाने हैं, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए इतना काम आपका हो गया। तो पहले 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से इनको 0 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए आप नीचे की रो की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो ये जो नंबर है आपका, ये इसको 1 बनाना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है ना। तो आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो पहले आपको इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से नीचे 0 बनाने, फिर यहां पर 1 बनाना है। और जब इस पोजीशन पर 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से आपको ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। ये दोनों 0 एक ही स्टेप में बनेंगे, ये दोनों 0 भी एक स्टेप में बनेंगे। चलिए, तो इसको 1 बनाने के बाद ऊपर नीचे 0 बनाना है। उसके बाद आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है, तो आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है। और देखो इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई और रो है नहीं। देखिए, अगर आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है तो इस पर 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसके नीचे वाली रो की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहां पर 1 बनाने के लिए आप ऊपर वाली रो की हेल्प नहीं ले सकते। ऊपर वाली रो की हेल्प कभी भी नहीं लेनी है 1 बनाने के लिए। 1 बनाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे की रो की हेल्प लेंगे। चलिए, जब ये 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले दोनों नंबर 0 बनाएंगे। इसके ऊपर दोनों क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है। जब ये 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है और इसी 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। ये दोनों 0 आप एक स्टेप में बनाएंगे। तो वो एक स्टेप में आपको 1 बनाना है, दूसरे स्टेप में इन दोनों को 0 बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 1 बनाएंगे और इसको 1 बनाने के बाद, इसको 1 बनाने के बाद आप इस 1 की हेल्प से ऊपर और नीचे दोनों 0 बनाएंगे। मतलब इसकी हेल्प से आप इसको भी 0 बनाएंगे और इसकी हेल्प से आप इसको भी 0 बनाएंगे। अगेन एक ही स्टेप में 0 बनाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आप इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसको 1 बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से आप इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। अगेन एक स्टेप में दोनों 0 बन जाएंगे। तो टोटल कितने स्टेप हो जाएंगे आपके? देखो, पहले स्टेप में आपने 1 बनाया, दूसरे स्टेप में दोनों 0 बनाए, फिर थर्ड स्टेप में इसको 1 बनाएंगे, फोर्थ में इन दोनों को 0 बनाएंगे, उसके बाद फिफ्थ में इसको 1 बनाएंगे और सिक्स्थ में इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो 6 स्टेप में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी 3x3 ऑर्डर की। क्लियर है? चलिए, अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं इसको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए जरा, तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मैंने लिया है, तो हम यहां पर 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या सर हम 4x4 की भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा? सेम होगा, बस वहां पर 4 रो आ जाएंगी। तो पहले आप इसको 1 बनाएंगे, उसके बाद नीचे के तीनों 0 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसके ऊपर और नीचे वाले 0 बनाएंगे, है ना। तो इसी बिल्कुल सेम तरीके से आप 4x4 भी बना सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म, देखो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीख लिया ना, तो आपके लिए यूनिट नंबर 1 बहुत आसान है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं, है ना। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 2 3, 1 2 3, 3 4 8, 1 2 3, 3 4 8, 3 10 एंड 4। ये मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है इस पोजीशन पर 1 बनाने का। भाई सबसे पहला काम क्या होता है? इसको 1 बनाना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस पोजीशन पर पहले से ही 1 है, तो ये तो हमारा फायदा हो गया, एक स्टेप हमारा बच गया। हमें यहां पर 1 नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि पहले से 1 है। अच्छी बात है, पहले से 1 है। तो चलिए, अब इसको 1 बनाने के बाद
उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब इस पोजीशन पर 1 बन जाता है तो उसके बाद हमें यहां पर और यहां पर 0 बनाना होता है इस 1 की हेल्प से। तो अब मैं यहां पर भी 0 बनाऊंगा, यहां पर भी 0 बनाऊंगा इस 1 की हेल्प से। कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। देखो मुझे इस 2 की जगह पर 0 बनाना है, तो 2 की जगह पर 0 कब बनेगा, जब आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से बनाना है तो मुझे इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से इस रो को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या हो जाता है, 0। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, R2 में चेंज, क्योंकि मुझे R2 में 0 बनाना है, R2 में चेंज, और क्या करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे यहां पर भी 0 चाहिए, तो यहां पर 0 कैसे बनेगा, जब आप 3 में से 3 को माइनस करेंगे। लेकिन हमारे पास यहां पर 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब R3 में हम चेंज करेंगे और R3 में से माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक ही स्टेप में ये दोनों 0 बनेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इन दोनों को 0 बना देता हूं, ध्यान से देखो जरा। तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ए के इक्विवेलेंट होगी। देखो R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 में नो चेंज, तो R1 को कॉपी करूंगा 1 3 3। अब R2 में चेंज है, जिस रो में चेंज होता है उस रो के एलिमेंट आप साइड में लिखो, 2 4 और 10, 2 4 और 10। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना 2R1, तो एक काम करो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस आएगा। चलिए अब ऐड करिए 0, यहां पर -2 और यहां पर प्लस का 4, 0 -2 0 -2 और प्लस का 4। बोलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब देखो R3 में चेंज करना है और R3 में से 3R1 को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो आप R3 को लिखेंगे 3 8 4, 3 8 4, और उसके बाद इसमें जो 3R1 को माइनस करना है तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये 0, ये -1, ये -5, 0 -1 -5, 0 -1 एंड -5। बोलो बात समझ में आ रही है, 0 -1 -5, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, तो हमारा यहां पर अगर आप ध्यान दें तो 1 भी हमारा बन चुका है, 1 के नीचे 2 0 बन चुके हैं, तो हमारी मैट्रिक्स का पहला कॉलम बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इस पोजीशन पर हमें 1 बनाना है, हमें इस पोजीशन पर 1 बनाना है, लेकिन यहां पर -2 लिखा है। अब इसको 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस रो की हेल्प भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। हमें क्या करना चाहिए, देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 बन जाए, तो अगर मैं इसको, सीधी सी बात है, अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 1/2, अगर मैं R2 रो को -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 रहेगा, ये +1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई करके इसको +1 बना लेता हूं, मल्टीप्लाई करके इसको +1 बना लेता हूं। तो मैं यहां पर क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या लगेगा कि R2 में चेंज करेंगे और R2 को -1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम हर जगह पर अप्लाई नहीं करते, लेकिन मैंने यहां पर अप्लाई किया है ना। देखो मैंने यहां पर क्यों अप्लाई किया मैं आपको बताता हूं। मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 0 आएगा, यहां +1 आएगा या -2 आएगा, मतलब तीनों नंबर इंटीजर आएंगे। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर बाई चांस यहां पर 5 होता, क्या होता है यहां पर 5, तो 5 के केस में जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता तो यहां पर माइनस का 5/2 आ जाता, फ्रैक्शन आ जाता। तो याद रखना, अगर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन आ रहा है तो हमें फ्रैक्शन से बचना है, ठीक है। तो अगर यहां पर फ्रैक्शन आता तो मैं फिर इस वाली रो की हेल्प लेता, इस वाली रो की हेल्प लेता। अब मान लीजिए इस रो की हेल्प से यहां पर 1 नहीं बन रहा, तो उस केस में मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा,
चाहे फिर फ्रैक्शन ही आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन से जब तक हम बच सकते हैं हमें बचना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम फ्रैक्शन से बच नहीं पाएंगे, तो वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है। तो यहां पर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 बना सकते हैं। तो अब मैं आगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप देखो, ध्यान दीजिएगा आप नेक्स्ट स्टेप पर ना। तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, अगेन ए के इक्विवेलेंट ही होगी, और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो R1 में नो चेंज, R3 में नो चेंज, तो 1 3 3 0 इसमें चेंज होगा, 0 यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। भाई देखो -1/2 से मल्टीप्लाई करो या -2 से डिवाइड करो, बात एक ही है। तो ये +1 और ये -2 आएगा। थर्ड रो में नो चेंज, 0 -1 0 -1 और -5, ये लीजिए। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए अब हमारा ये 1 बन चुका है। अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे और इसके नीचे भी 0 बनाएंगे, और एक ही स्टेप में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मुझे 3 को 0 बनाना है, तो 3 कौन सी रो में, R1 में, तो इसका मतलब मैं R1 में चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, देखिए मुझे इसको 0 बनाना है, तो सीधी सी बात है 3 में से 3 को माइनस करेंगे तब 0 बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर 3 बनाते हैं, ये R2 रो है। तो अगर मैं R1 में से माइनस कर दूं 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि R2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 3 आएगा, तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे 0 बनाना इसको -1 को, तो -1 किस में लिखा, R3 में। तो अब मैं R3 में चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, अगर मैं R3 में प्लस R2 कर दूं, मतलब अगर मैं R2 को 1, देखो यहां पर भी 1 है, यहां पर -1 है, तो सीधी सी बात है दोनों को ऐड कर दो, है ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। तो R3 में R2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहां पर भी 0 बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो R1 में चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं R1 रो को लिखूंगा 133। क्या माइनस करना है इसमें से, 3 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 × 0 0, 3 × 1 3, और 3 × -2 -6। और साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐड कर दो, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 9 आएगा, 1 0 9। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1 0 और 9। बोलो बात समझ में आ रही है, 1 0 9। देखिए जो 0 हम पहले बना चुके हैं ना, वो 0 आपके कभी भी नहीं हटेंगे, अगर आप सीक्वेंस सही से फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? कभी नहीं हटेंगे। अगर आपका ऑपरेशन लगाने के बाद बने हुए 0 हट रहे हैं या बना हुआ 1 हट रहा है, तो इसका मतलब आप गलत ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, R2 में कोई चेंज नहीं है, तो नो चेंज, 0 1 और -2। R3 में चेंज है क्या, हाँ R3 में चेंज है। हमें क्या करना है, R3 में R2 को ऐड करना है, R2 को ऐड करना है, 0 1 एंड -2 ऐड करोगे तो 0 0 और -7 आ जाएगा भाई, 0 0 एंड -7। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2 कॉलम बनके तैयार हो गए। अब हमें इस पोजीशन पर 1 बनाना है, मतलब हमें यहां पर 1 बनाना है। तो अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो सबसे नीचे, इसके नीचे कोई और रो है नहीं। देखो इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया था, है ना, मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? ये हमारा पहले से 1 था। इसको 1 बनाने का हमारा एक ही ऑप्शन है कि हम मल्टीप्लाई करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, R3 रो में चेंज करूंगा और R3 को -1/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपने आप ही प्लस का 1 बन जाएगा। तो अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, और उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखो R3 में चेंज करना है, R1 R2 में नो चेंज,
तो 1 0 9 0 1 -2 0 0 है ना, 0 0 -7 की जगह आ जाएगा प्लस का 1, क्या आ जाएगा प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब लास्ट स्टेप पर जाएंगे। देखो ये 1 बन चुका, अब इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले दोनों जीरो बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे ऊपर वाले जीरो? देखो पहले इसको जीरो बनाना है, ये किस में, R1 में है, तो हम R1 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे R1 में? ध्यान दीजिएगा, R1 में चेंज करेंगे, R1 में। देखो R1 में से मैं क्या माइनस करूं कि जीरो बन जाए? भाई 9 में से 9 को माइनस करेंगे, जीरो बनेगा। इसका मतलब अगर मैं R3 को 9 से मल्टीप्लाई करके कर दूं, देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, R1 माइनस 9 R3, ये जीरो बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद मुझे इस -2 को जीरो बनाना है, तो मुझे R2 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये R2 में है। और ये जीरो कब बनेगा? देखो ये -2 है, -2 में +2 ऐड करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहां पर मुझे +2 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R2 में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R3, 2 टाइम्स ऑफ R3, तो हमारे दोनों जगह पर जीरो बन जाएंगे। चलिए अब बना देते हैं ना। अब हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और अब मैं ए को आई लिख दूं क्योंकि अब ए जो है, ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी ना। अब ध्यान से देखो, R1 के अंदर क्या क्या एलिमेंट लिखे हैं, चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस है। R1 में हमारे पास 1 है, 0 है और 9 है। हमें क्या करना है, 9 R3 इसमें से माइनस करना है। R3 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 0 0, 9 × 0 0, 9 × 1 1, माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0। इसका मतलब R1 रो में क्या आएगा, R1 रो में आएगा 1 0 एंड 0। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। R2 में क्या है? अब देखो R2 में R2 रो है हमारे पास 0 1 और -2। मुझे क्या करना है, R2 रो में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R3। तो पहले 2 टाइम्स ऑफ R3 करो, 0 0 एंड 2। अच्छा एक मिनट, माइनस नहीं करना भाई, प्लस करना है क्योंकि ऊपर माइनस पहले से है। देखिए -2 में 2 ऐड करेंगे तभी तो जीरो बनेगा, तो प्लस करना है, तो यहां पर दोनों को प्लस कर दो, 0 1 0, 0 1 0 आएगा, 0 0 1 0। अब उसके बाद जाएंगे हम थर्ड रो में। थर्ड रो में तो हमारे पास नो चेंज, 0 0 1। अब आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। दिस इज द रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं आगे ना, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। अब यहां पर हम समझेंगे कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास अगेन 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे करेंगे, अब यहां पर ध्यान देंगे। देखो 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है आपको, तो आपको तो मालूम है 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है ना भाई, सबको पता है 1 0 0 1। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। आप देखो सीक्वेंस समझ लेना, यहां पर सीक्वेंस क्या है, अलग है, यहां पर सीक्वेंस थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप 2 के प्लेस पर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नीचे की रो की हेल्प ले सकते हैं, सॉरी नीचे नहीं, सॉरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके आगे वाले कॉलम की हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रखना, कॉलम में आगे देखेंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसके आगे वाला जो कॉलम है उसकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए ये 1 बन गया, और इस प्लेस पर जब आपका 1 बन जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से
इस 1 की हेल्प से इसके अगले वाला नंबर 0 बनाएंगे। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन में नीचे 0 बनाते हैं, यहां पर आगे वाले नंबर को 0 बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे वाले नंबर को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो पहले इसको 1 बनाना है, उसके बाद इसको 0 बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे, मतलब आप इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, है ना। आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई करके इसको 1 बना सकते हैं। और इसको 1 बनाने के बाद आप इस 1 की हेल्प से इस पोजीशन पर 0 बनाएंगे, मतलब इसके पीछे 0 बनाएंगे। तो इस तरीके से आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस देखो ध्यान से। सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं या आगे वाले कॉलम की हेल्प से बना सकते हैं। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 बनाएंगे। याद रखना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से 0 बनाएंगे। उसके बाद आप इसको 1 बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? कॉलम को। इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से इसके पीछे 0 बनाएंगे। बस यही सीक्वेंस फॉलो करना है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम यहां पर बात करते हैं कि अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो यहां पर देखो मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूं 3x3 ऑर्डर की। ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको? इस पोजीशन पर 1 बनाना है। इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस कॉलम को, या फिर आगे वाले कॉलम की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद इसको 1 बनाने के बाद आपको इसके आगे दोनों 0 बनाने हैं। इसके आगे दोनों 0 बनाने इस 1 की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है। इस पोजीशन पर 1 बनाना है और इसको 1 बनाने के लिए आप आगे वाले कॉलम की हेल्प ले सकते हैं, पीछे वाले कॉलम की हेल्प नहीं लेंगे। देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में 1 बनाने के लिए नीचे वाली रो की हेल्प ले सकते हैं, ऊपर वाली रो की हेल्प नहीं ले सकते। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में 1 बनाने के लिए आगे वाले कॉलम की हेल्प ले सकते हैं, पीछे वाले कॉलम की हेल्प नहीं ले सकते। तो आप यहां पर 1 बनाने के लिए इस कॉलम की हेल्प ले सकते हैं, इसकी नहीं ले सकते। क्लियर है? और इसको 1 बनाने के बाद आप यहां पर भी 0 बनाएंगे और यहां पर भी 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। बोलो क्लियर है? उसके बाद आप इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे और इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा थर्ड कॉलम को। और जब ये 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से यहां पर भी 0 बनाएंगे और यहां पर भी 0 बना देंगे। एक बार फिर से पूरा सीक्वेंस मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है? इस पोजीशन पर 1 बनाना है भाई। सबसे पहले आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है ना। इस पोजीशन पर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आगे के कॉलम की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 बनाएंगे और इसी 1 की हेल्प से आप इसको 0 बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आप इस C2 कॉलम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस वाले कॉलम की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर ये 1 बन गया तो इस 1 के बाद आप इन दोनों को 0 बनाएंगे इसी 1 की हेल्प से, मतलब इसके आगे भी 0 बनाएंगे, पीछे भी 0 बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस पोजीशन पर 1 बनाएंगे और इसको 1 बनाने का एक ही तरीका है कि आप इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके 1 बनने के बाद इस 1 की हेल्प से आप इस 1 की हेल्प से आप इसको भी 0 बनाएंगे और इस 1 की हेल्प से आप इसको भी 0 बनाएंगे। तो यहां पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन में। ना ट्रांसफॉर्म, इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। अब ध्यान देंगे जरा कैसे। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ये मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है। 3 2 0 -3 -3 1 1 4 4 1। ठीक है, आगे देखो। अब हमें करना क्या है?
हमें सबसे पहले इस पोजीशन पर 1 बनाना है। बात समझ में आ रही? इस पोजीशन पर 1 बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में तो पहले से बनता, लेकिन इस बार 1 नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस पोजीशन पर 1 बनाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कैसे बनाएंगे? देखो, इंटरचेंज करके तो बना नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे कहीं पर 1 लिखा नहीं है, तो इंटरचेंज करके 1 नहीं बना सकते, ठीक है ना। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई करके 1 बना सकते हैं? देखो, मल्टीप्लाई करके अगर आप 1 बनाएंगे, 3 से जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? C1 को, तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये 2/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन हमें नहीं लाना स्टार्टिंग में, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करके भी 1 नहीं बनाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन से 1 नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है, और हमें फ्रैक्शन से बचना है जब तक हम बच सकते हैं। तो अब क्या करें? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि ये C1 कॉलम है, या C3 कॉलम है। अगर मैं C1 में से C3 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहां पर -1 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में मैं -1 से मल्टीप्लाई करके +1 बना लूंगा। या दूसरा तरीका यह है कि ये मेरे पास C3 कॉलम है, ये क्या है, मेरे पास C3 कॉलम है, और मैं C3 में से C1 को माइनस कर दूं, तो यहां पर 1 बन जाएगा। उसके बाद मैं दोनों को इंटरचेंज कर लूंगा। या एक तरीका यह है कि ये C2 कॉलम है, या C3 कॉलम है, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो यहां पर 4 - 3 1 बन जाएगा, और बाद में मैं इंटरचेंज कर लूंगा। तो 3 तरीके हैं मेरे पास 1 बनाने के, लेकिन 1 बनेगा 2 स्टेप में, एक स्टेप में नहीं बनेगा। एक स्टेप में मल्टीप्लाई करके बन सकता है, लेकिन उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा, और मुझे फ्रैक्शन से बचना है, भले ही मेरा एक स्टेप ज्यादा हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो 3 ऑप्शन है, कोई भी आप कर सकते हैं। चलिए, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर C3 में चेंज कर लेता हूं, C3 में चेंज, और मैं C3 में C2 को ऐड कर लेता हूं। देखो, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। चेंज किस में होगा? चेंज होगा C3 में, ध्यान रखना, C2 में नहीं होगा। तो चलिए, मैं इस चेंज को यहां पर कर देता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं, C3 में चेंज, C3 प्लस C2। अब ध्यान से देखो जरा, तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी, जो एक ही क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। C1 और C2 में कोई चेंज नहीं है, तो कॉपी कर दो, 3 2 0 -3 -1। इसमें चेंज है। क्या चेंज है कि मुझे क्या करना है, C3 में चेंज करना है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो देखो, -3 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, -3 में 4 ऐड करेंगे, अगेन प्लस का 1 बचेगा, -1 में +1 ऐड करेंगे, तो अगेन आपके पास 0 बचेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब क्या करें? अब देखो, मुझे यहां पर 1 चाहिए, तो मेरा यहां पर 1 लिखा है, इसके सामने 1 लिखा है, तो अब मैं C1 C3 को इंटरचेंज कर देता हूं। C1 को C3 से क्या कर देता हूं? इंटरचेंज कर देता हूं, है ना। तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो भले ही 2 स्टेप में आया, लेकिन मेरे पास 1 आ गया। 2 स्टेप में 1 आ गया। क्लियर? एक स्टेप में भी आ सकता था, लेकिन फ्रैक्शन आ जाता। तो C1 और C3 को इंटरचेंज करना है, तो यहां पर 1 1 और 0 आएगा। C2 में कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर -3 और -1 आएगा। चलिए, अब ये जो C1 कॉलम है, ये C3 में आएगा, 3 2 और 0, ये मेरे पास आ चुका है। क्लियर है? अब अगला स्टेप देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, याद रखना, हम यहां पर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही हम आगे कैरी करेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, यहां पर 1 बन चुका। अब इस 1 की हेल्प से हमें इसको भी 0 बनाना है, और इसको भी 0 बनाना है। सामने 0 बनाएंगे, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए, तो देखो, ये C2 कॉलम है। अब मुझे -3 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये 0 बन जाए? प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा। अब प्लस का 3 आएगा कहां से? इस C1 कॉलम को अगर मैं +3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं, तो आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है? यहां पर C2 में चेंज करना है। और C2 में क्या चेंज करना है? C2 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ C1, तब जाके 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको भी 0 बनाना है, इसी 1 की हेल्प से। तो अब मैं क्या करूंगा? C3 में चेंज करूंगा, C3 में चेंज करूंगा, और C3 में से माइनस कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ C1, क्योंकि ये प्लस का नंबर है। बस ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं, हमारे पास ये दोनों 0 बन जाएंगे। अब देखो जरा ना, अब हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी, जो एक ही क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। अब देखो ध्यान से, न्यू मैट्रिक्स,
तो मुझे C2 और C3 में चेंज करना, C1 में कोई चेंज नहीं है तो 1 1 और 0 ये तो सेम आ गया। C2 में चेंज करना, C2 के एलिमेंट में अलग से लिख लेता हूं -3, ध्यान से देखो -3 -3 -1 -3 -3 -1। उसके बाद क्या करना, मुझे इसमें ऐड करना 3 टाइम्स ऑफ C1। तो मैं एक काम करूंगा, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखूंगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 इंटू 0 0। अब इनको ऐड कर दो भाई, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये -1 आएगा, 0 0 -1। तो हाँ एक मिनट, 0 0 -1 0 0 -1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? 0 0 -1 आ गया भाई मेरे पास, C2 में चेंज कर दिया मैंने। अब हम करेंगे C3 में चेंज, C3 में चेंज। C3 में क्या चेंज करना है जरा ध्यान से देखो, पहले मैं C3 कॉलम को लिख लेता हूं 3 2 0 3 2 0। हमें क्या करना है, C3 में से माइनस करना 3 टाइम्स ऑफ C1। तो C1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 इंटू 0 0। अब माइनस करना है तो साइन चेंज कर दो भाई। तो देखो ये तो 0 आ गया, ये -1 आ गया और ये 0 आ गया, तो 0 -1 और 0 ये लीजिए। बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे क्या करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है, मुझे इस प्लेस पर 0 चाहिए भाई, सॉरी इस प्लेस पर 1 चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मुझे 0 का 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे 1, 0 का 1 कैसे बनाएंगे? तो देखो यहां पर मुझे 1 चाहिए ना, इसके आगे -1 लिखा है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहां पर -1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमें तो +1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों रो को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए इंटरचेंज करके क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये C2 है, ये C3 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, C2 कॉलम को इंटरचेंज करूंगा C3 कॉलम के साथ। तो यहां पर -1 और यहां पर भी -1 आ जाएगा। चलिए इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, एक इक्विवेलेंट होगी। अब देखो क्या आएगा, C1 में नो चेंज 1 1 0, C2 में चेंज होगा, C2 में C3 आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 0 -1 और 0, ये उधर चला जाएगा 0 0 और -1, ये लीजिए। तो हमारे पास अब आप देख सकते हैं यहां पर -1 आ गया, यहां पर भी -1 आ गया, लेकिन हमें यहां पर +1 चाहिए, तो C2 कॉलम को -1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। C2 कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक और चीज यहां पर अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या अगले स्टेप में कर लेना। देखो बाद में जाके हमें इसको भी 1 बनाना है ना, तो आप चाहें तो दोनों स्टेप एक बार कर सकते हैं या अलग अलग, चलो अलग अलग ही कर लेते हैं फिर, वरना हमारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस सही होना चाहिए। इसको 1 बनाना है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, C2 में चेंज करूँगा और C2 को -1 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो C2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। C1 में नो चेंज 1 1 0, C2 में साइन चेंज हो जाएगा 0 1 0, C3 में नो चेंज 0 0 -1। चलिए अब मेरा यहां पर 1 बन चुका है, तो मुझे इसके पीछे भी 1 बनाना, इसके पीछे इसको 0 बनाना, और ये तो पहले से 0 है। तो अब मैं यहां पर इस 1 को 0 बनाऊंगा, इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, C1 में चेंज करना है भाई, C1 में चेंज करना है। और क्या चेंज करना है, C1, देखो C1 में क्या चेंज करना है, अगर मैं C1 में से C2 को माइनस कर दूं, 1 में से 1 को माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो जल्दी से माइनस कर देते हैं, देखिए कितना आएगा ना। अब जो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी उसको ध्यान से देखें, C1 में चेंज करना है, C1 - C2, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0 0 -0 0, ये आ गया, और यहाँ पर आएगा 0 1 0, और यहाँ पर आएगा 0 0 एंड -1। अब हमारा आ गया लास्ट स्टेप, अब हमें इस -1 को भी +1 बनाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अब आप क्या करेंगे, C3 कॉलम को -1 से कर देंगे मल्टीप्लाई ना, C3 में चेंज और C3 को -1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा,
देखिए फाइनली अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, और फाइनल में जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो मैं यहां पर आई भी लिख सकता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। C3 में चेंज करना है, C1 में नो चेंज, C2 में नो चेंज, और C3 में 0 0 और ये हो जाएगा 1। और यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। तो मैंने आपको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना सिखाया है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। और अभी भी अगर आपको 100% समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 50% भी समझ में आ गया है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो धीरे धीरे सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आज आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं ये भी हमने समझ लिया है। मतलब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा अप्लाई करना भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर सिलेबस में डायरेक्ट तो कहीं नहीं लिखा है कि इनवर्स कैलकुलेट करिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। हाँ, डायरेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही इनवर्स आ जाता है, तो इसलिए हम उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट 10 ईयर्स में एक ही बार इनवर्स का क्वेश्चन पूछा गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बस मैं आपको इनवर्स कैलकुलेट करना इसलिए सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छे से अप्लाई करना आ जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन रैंक पर जाने से पहले आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।